वेलकम बैक एवरीवन। काइंडली मुझे बताएं कि अब आपको समझ आया कि हम प्रीमाइस से ऐसे अपना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो आप मुझे काइंडली दोबारा बताएं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर समझ आ गया है तो फिर हम यहाँ से आगे मूव करें। अब ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, अगर उनमें से एक आधी पॉइंट आपने मिस भी कर लिए, समझ नहीं आया, तो ये अभी कवर हो जाएगा। लेकिन प्रीमाइस को मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रीमाइस का मतलब है बैकड्रॉप। नाउ व्हाट इज दिस बैकड्रॉप? बैकड्रॉप का मतलब ये है कि जो आपके पास टॉपिक आया है, जो आपके पास ऐसे आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब एग्जामिनर ने क्या सोच के आपको वो ऐसे दिया, उस टॉपिक का ओरिजिन क्या था। एक चीज ये आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। दूसरी चीज आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उस वक्त क्या वो चीज न्यूज में थी या नहीं थी। अब ये जो पोलराइज पॉलिटिक्स वर्ड है, जिस साल ये ऐसे आया है, उस वक्त मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये वर्ड था। इसके ऊपर बुक्स पब्लिश हो चुकी थी। इसके ऊपर एटलीस्ट 4 to 5 किताबें पब्लिश हो चुकी थी उस टाइम पे। इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स आए थे। डोनाल्ड जे ट्रंप की जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, तो उसी के फौरन अगले दिन ही फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आ जाता है कि ये देखें, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस हो रहा है, ये क्लियर एग्जांपल है कि यूएसए की पॉलिटिक्स इस वक्त पोलराइज्ड है। एक्सट्रीम डिविजन हमें नजर आते हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जब आप सीएसएस एस्पायरेंट हैं तो उस चीज का आप ट्रैक रखेंगे अपने पास, और उसी को ही आप प्रिमाइज बना के ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो प्रिमाइज मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप वही लिखें। आप इसका एक और प्रिमाइज बना सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई देखें, इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, और एनेक्स करने के बाद आर्टिकल 35A एंड 370 को रिवोक कर दिया है। और पाकिस्तान की, हम कह सकते हैं, जो लीडर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस चीज के ऊपर क्लियरली डिवाइडेड हैं कि पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए। इट शोज, इट डिपिक्ट्स दैट Pakistan's politics has been extremely polarized. डिविजन्स हैं। ये भी आपका प्रेमाइज हो सकता है। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद पावर में पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है, तो उसके बाद अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो कहती हैं कि ये इलेक्शंस रिग्ड हैं, और वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी क्लियर मैनिफेस्टेशन है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुकी है। एक एक्सट्रीम पोलराइजेशन हमें नजर आती है। फिर इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस्लामिक जो हैं, जो इस्लाम के नाम पर हैं, उनमें, और जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें भी हमें क्लियर कट डिविजन्स नजर आ रही हैं। ये भी पोलराइज पॉलिटिक्स है। तो ये आपका प्रेमाइज हो सकता है। आप प्रेमाइज कोई भी लिख सकते हैं अपना, एक फिक्स प्रेमाइज नहीं है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप किस तरह से प्रेमाइज अपना बनाते हो। सर, ये समझ आया कि स्पेसिफिक ऐसे को भी हम जनरल से स्पेसिफिक तक ले लाएंगे। अगर हम स्पेसिफिक ऐसे है उसको आप जनरल से स्पेसिफिक लेके आए तब भी ठीक है, स्पेसिफिक रहें तब भी ठीक है। जनरल स्पेसिफिक सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आगे जाकर एक आप जनरल आर्ग्यूमेंट लिखें तब भी ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन जो चीज है वो ये है कि जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे पूछा जा रहा है उसका सवाल, उस सवाल का जवाब लाजमी आपने देना है। अगर उसका जवाब नहीं दिया तो आपका ऐसे कभी भी पास नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि पूछा क्या जा रहा है और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कल टॉपिक था आपका, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटलाइजेशन। आपका जो भी स्टांस होगा, उस स्टांस के आपने कम से कम 12 to 16 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। अगर दिए तो ऐसे पास होगा, नहीं दिए तो ऐसे फेल होगा। फिर नो मैटर व्हाट आपने 3000 वर्ड्स का ऐसे ही क्यों ना लिखा हो, पास नहीं होगा।
आपका स्टांस है लेट्स सपोज यस, तो आपने इतने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। अगर आपका स्टांस है नो, तो भी आपने इतने आर्ग्यूमेंट्स देने ही देने हैं, प्रूव करना है। तो नहीं किया तो ऐसे आपका पास नहीं होता। फिर इसके बाद आपने कुछ स्पेसिफिक बातें बताई हैं, कुछ जनरल बातें बताई हैं, कुछ सोल्यूशंस दिए हैं, ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी हो जाएंगी। एग्जामिनर आपका ये चीज आपकी देखने वाला है कि क्या आपने जो स्टांस लिया है उसको प्रूव किया, जो आपसे ऐसे के अंदर पूछा जा रहा था उसका जवाब दिया है या नहीं दिया। दिया है तो पास, नहीं दिया तो फेल। तो इसमें आपसे यही पूछा जा रहा है रेडी है या नहीं है, जो भी आपका स्टांस होगा उसके इतने आर्ग्यूमेंट्स आपने देने हैं। इसी तरह से ये जो दूसरा ऐसे है आपके पास, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन लाइज इन पाकिस्तान, तो आप बताएंगे कि हाउ फ्यूचर लाइज इन पाकिस्तान, एटलीस्ट 12 to 16 आर्ग्यूमेंट्स आपने ये वाले देने हैं। दिए तो ऐसे पास होगा, नहीं दिए तो ऐसे आपका पास नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमने 16 नहीं देने, इससे ज्यादा देने, लेकिन कम से कम भी इस एस्पेक्ट को लेकर इतने आर्ग्यूमेंट्स लाजमी लिखने हैं। 12 से 16 आर्ग्यूमेंट्स आपने ये वाले बनाने हैं कि हाउ पाकिस्तान इज रेडी, हाउ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन, ये लाजमी लिखना है। इसी तरह से आपके पास दूसरा ऐसे है, डेमोक्रेसी हैज इम्प्रोबेबल फ्यूचर इन पाकिस्तान। आप कहते हैं इम्प्रोबेबल है तो भी ठीक है, आप कहते हैं प्रोबेबल है तो भी ठीक है, लेकिन आप कहें कि यस इट इज प्रोबेबल तो ये ज्यादा बेहतर है। और एट द सेम टाइम आप स्टांस में चैलेंजेस भी बता देंगे ताकि आपका ये वाला एस्पेक्ट भी कवर हो जाए। तो आपने एटलीस्ट 12 to 16 आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं, जिसमें आपने ये बताना है कि हाउ फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रॉमिसिंग इन पाकिस्तान और इट इज प्रोबेबल इन पाकिस्तान। ये चीजें आपने लाजमी लिखनी है। फिर इसमें आप कुछ स्पेसिफिक आर्गुमेंट डाल दें, एक आधा कोई आप टू द पॉइंट कोई आर्गुमेंट लिखें। ये सारी चीजें तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सवाल का क्या आपने जवाब दिया या नहीं दिया। सिर्फ एक सवाल आपसे, आपने एग्जाम हॉल में बैठ के खुद से पूछना है कि क्या मैंने सवाल का जवाब दिया या नहीं। डिड आई आंसर द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अब सवाल का जवाब देते कैसे नहीं है, और हमें कैसे पता चले कि सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपके पास टॉपिक आता है चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। मैं लिखता हूं इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में बॉडी पैराग्राफ्स में आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से लिखता हूं। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। सवाल है ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। मैं कहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। इस पे मैं एक दो पैराग्राफ्स लिखता हूं। फिर मैं लिखता हूं चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स की मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, उसके ऊपर मैं दो तीन आर्ग्यूमेंट्स लिखता हूं। फिर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें प्रोस्पेक्ट्स कौन से हैं, वो बता दिया मैंने। फिर मैंने बताया कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चैलेंजेस कौन से हैं, ये बता दिया मैंने। या फिर मैंने ये बताया कि ये जो चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के फायदे कौन से हैं, मैंने बेनिफिट्स बताए। फिर मैंने सॉल्यूशंस दिए। अगर इस तरह की आउटलाइन बनाई तो ये आउटलाइन फेल है, 20 से स्कोर ज्यादा कम आएगा हमेशा, 20 से ज्यादा स्कोर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो आउटलाइन है, मैं कहूंगा कि इट इज 70% इरेलेवेंट। कल हमने सीखा था कि जब आपके पास एंड आए तो एंड में क्या करना है, एंड में क्या करना है जब एंड आ जाए ऐसे के अंदर। तो इसमें हमने क्या करना है, लिंक करना है। अब अगर मैं ये सिर्फ बताता हूं कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स एक्चुअली है क्या, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट हो रहा है, राइज ऑफ द ईस्ट हो रहा है, चाइना इज इमर्जिंग, ग्लोबल जो है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म हो रही हैं, अब हम जो है मल्टीलेटरलिज्म से यूनिलेटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से पॉपुलिज्म की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे तो भाई ये तो सारे पॉइंट्स इरिलेवेंट हैं आपके। चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स तो टॉपिक है ही नहीं, और ना ही फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान टॉपिक है। एक्चुअली आपने तो इसको लिंक करना है। अब लिंक करके जो आप स्टांस लेते हैं,
उस पे आपने कम से कम 12 से 16 आर्ग्यूमेंट्स लाजमी लिखने हैं। लिखे तो पास होगा। फिर कितने आर्ग्यूमेंट्स वो रेलेवेंट थे, ग्रामर कैसी थी, ओवरऑल ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा था, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन ये जो आपका स्टांस होगा, जो हम कह सकेंगे कि आपका आर्ग्यूमेंट होगा, उस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 12 to 16 सब हेडर्स होंगे, तभी आपका ऐसे पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये प्रोस्पेक्ट चैलेंजेस 2 2 3 3 5 5 6 6 लिखने से ऐसे पास नहीं होगा। सो इस ऐसे को हम कैसे लिंक करेंगे, क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखना है हमने इसके अंदर। How global power dynamics changes Pakistan's foreign policy and how to make Pakistan's foreign policy more inclusive to get maximum benefits। मतलब कि सॉल्यूशंस लिखने हैं। सॉल्यूशन सेकेंडरी पार्ट होगा आपका। ये कह रहे हैं कि हाउ ग्लोबल पावर डायनामिक्स चेंजेस पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ग्लोबल पावर डायनामिक्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कैसे चेंज करते हैं। ये हम इस वर्ड को चेंज को हम रिप्लेस कर देंगे विद द वर्ड इन्फ्लुएंस या फिर इम्पैक्ट। ये बताना है हमने। फिर इसमें आपके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स कैसे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करती है। अब जब इन्फ्लुएंस हो रही है फॉरेन पॉलिसी, तो चेंज भी उसके अंदर ही आ जाएगा। फिर जब फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस हो रही है तो इट्स ऑल्सो चैलेंजिंग, वो चैलेंजेस भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो एक्चुअल में स्टांस आपका ये वाला होना चाहिए कि इन्फ्लुएंस या फिर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू द चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स। ना तो ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स ऐसे है आपका, और ना ही फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है। फॉरेन पॉलिसी मॉडल्स बताकर ग्लोबल पावर डायनामिक्स बता के ऐसे पास नहीं होगा। इस चीज को आप क्लियरली समझें। और अगर आप इसके फायदे, नुकसान, चैलेंजेस ये चीजें बताओगे तब भी नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू एस्टेब्लिश अ लिंक। अब आप जो भी लिंक एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे मुर्जा ने किया है कि हाउ ग्लोबल पावर डायनामिक चेंजेस पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, अगर इसके रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स ले दे के इस स्टांस को प्रूव करते हैं तो तब भी ऐसे पास हो सकता है। बस चेंज को आप इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट में लेकर आए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो आपको समझ आया कि कैसे हम टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। और तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला ही आपका सेंटेंस होता है यही बताता है कि आप का ऐसे पास है या फिर फेल है। तो काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स के ये चीजें आपकी क्लियर हुई हैं। अगर अभी तक नहीं है तो प्लीज ये भी मुझे बता दें। उसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं स्टार्ट करने के। अगेन वेरी सिंपल, कोटेशन के साथ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं जो कि स्टूडेंट्स नहीं करते और वो गलतियां कर जाते हैं। सबसे पहली चीज, कोटेशन जब आप लिखेंगे तो कोटेशन को आप बंद करेंगे इनवर्टेड कॉमास के अंदर। अगर कोई आपके पास ऐसे आ जाता है जिसमें इनवर्टेड कॉमास हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी सर्टेन इंडिविजुअल की कोटेशन है और उसका आपको पता होना चाहिए कि किसकी कोटेशन है, तभी आप वो ऐसे अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। जिसमें नोटेड कॉमाज हैं उसकी वही इंटरप्रिटेशन आपने बतानी है जो कि जिसने कोट की है और उसने उसकी जो इंटरप्रिटेशन बताई है। आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगी। एनोटेड कॉमास हैं तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। अगर सिंगल कॉमा है तो आप अपना इंटरप्रिटेशन उसका कर सकते हो कोई भी। तो जब भी आप कोटेशन लिखेंगे तो उसको एनोटेड कॉमास में बंद करेंगे। एनोटेड कॉमास में बंद करने के बाद यू विल शो इट्स रेलेवेंस कि आपने वो कोटेशन क्यों लिखी, वहां पे वो कोटेशन क्यों लिखा है। रेलेवेंस लाजमी शो करनी है, ये नहीं है कि आप उसको पुट कर दें।
ये जो आप पुट कर रहे हैं, लेट्स सपोज दिस इज योर कोटेशन, ये कोटेशन आपने लिख दी, उसके बाद आपने एक दूसरा पैराग्राफ लिख दिया। नाउ यहाँ पे देखें कोई लिंक बन रहा है कि आपने एक कोटेशन ऊपर रख दी, ब्रिक्स की तरह आप इसको समझें, एक कोटेशन आपने रख दी, उसके बाद आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। लिंक एस्टेब्लिश करना लाजमी है, और इसी को ही हम कहते हैं कि आप ऐसे में कनेक्टिविटी कैसे शो करते हो। अभी ये जो आप लिंक एस्टेब्लिश करेंगे ऐसे की कंटिन्यूएशन के लिए, उसमें आप कोटेशन की रेलेवेंस लाजमी शो करेंगे। जो कोटेशन आपने लिखी है वो क्यों लिखी है, उसकी क्या रेलेवेंस है, वो आपने बताना है। सेकंड पॉइंट कि कोटेशन अगर एग्जैक्ट उस सिचुएशन को डिफाइन करने वाला कोटेशन है तो ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर टॉपिक आ जाता है वाटर क्राइसिस पे, तो आपको कोई भी XYZ कोटेशन याद है तो आप उसको लिख दें, नहीं। एग्जैक्टली अगर उस सिचुएशन को डिफाइन करने वाला वो कोट है तभी हम लिखेंगे, अदरवाइज हम इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। दो चीजें, रेलेवेंस उसकी शो करनी है, इनवर्टेड कॉमास में कोटेशन को बंद करना है, और एट द सेम टाइम कोटेशन किसकी थी वो भी आपने बताना है, और जिस इंडिविजुअल का नाम बता रहे हैं आप वो कौन है ये भी बताना है। लेट सपोज आप लिखते हैं, एक कोटेशन है, लेट सपोज इट वाज द ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी with Afghanistan which compelled Pakistan to join war on terror or to become frontline ally of the USA। ये एक कोटेशन है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। It was geographical proximity to Afghanistan which compelled Pakistan to become frontline ally of the USA। This is quotation, these are not my words, तो इसको मैं इनवर्टेड कॉमास में बंद कर दूंगा। ये मैंने कर लिया। उसके बाद नीचे मुझे ये बताना है कि ये कोटेशन किसकी है। ये कोटेशन है अब्दुल सत्तार की। अब आप लिखते हैं, लेट्स सपोज अब्दुल सत्तार हैज aptly depicted the role and significance of Pakistan, वगैरह वगैरह जो भी आप लिख रहे हैं। यहां पर भी गलती है, ये भी मसला है भाई। हु इज अब्दुल सत्तार? अब्दुल सत्तार ईदी की बात हो रही है क्या? उनकी बात तो नहीं हो रही। Therefore you will write Abdul Sattar, the author of the book। बुक का नाम क्या है? फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अब ठीक है, इतनी डिटेल्स कम से कम देनी है आपने। जिसको भी आप कोट करेंगे उसकी कम से कम इतनी डिटेल्स आपने लाजमी देनी है। तो जब आप कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी कोटेशन होगी, उसके बाद आप ये डिस्क्रिप्शन देंगे जिसकी कोटेशन थी, उसके बाद आप उसकी रेलेवेंस शो करेंगे इन योर ओन वर्ड्स। रेलेवेंस शो करने के बाद आप आगे ऐसे को मूव करेंगे। प्लीज लेट मी नो यहां तक आपको समझ आया। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे बताएं, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहां तक। क्लियर है? एक और तरीका है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का। वो स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि यू स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस। एक और तरीका है आपके पास ऐसे स्टार्ट करने का, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का, वो ये है कि यू स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस।
आप क्वेश्चंस पोज करना स्टार्ट कर दें। अब देखें, जज्बाती होकर 17 क्वेश्चंस पोज नहीं कर दीजिएगा। जितने सवाल आप पोज करेंगे इंट्रोडक्शन में, उनके सबके जवाब बॉडी पैराग्राफ्स में देने ही है आपने। ठीक है, उनका जवाब भी देना है, ऐसा नहीं कि बस भावना में बह जाएं और सवाल पे सवाल करना स्टार्ट कर दें। उतने ही सवाल लिखने हैं जिसका आप जवाब भी दे सको। सवाल कैसे पोज करेंगे? अगेन इट इज वेरी सिंपल। या फिर हम कहते हैं, एक और टॉपिक लेते हैं, सेम सेम टॉपिक आ रहा है, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड रेमेडीज। अब ये आपके पास टॉपिक है, इसमें आप क्वेश्चंस पोज करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चंस कैसे आप पोज करना स्टार्ट करते हैं? भाई, दुनिया की 500 जो टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स हैं, पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज उसके अंदर आती हैं? ये एक सवाल आपका। दूसरा, अभी तक पाकिस्तान ने एक भी ऐसा माइंड नहीं बनाया जो कि वेस्ट के स्कॉलर के साथ कॉम्पीट कर सके। ये दूसरा सवाल, क्यों नहीं बनाया? तीसरा, हमारा जो लिटरेचर है वो इतना ज्यादा वेस्ट से इन्फ्लुएंस क्यों है? हम अपना लिटरेचर खुद क्यों नहीं बना पा रहे? तीसरा। चौथा सवाल, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतने ज्यादा पीछे क्यों हैं? यूनिवर्सिटीज से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो 10,000 की नौकरी क्यों कर रहे हैं? ग्रेजुएशन के बाद कुछ तो लोगों को 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती, वो तो फ्री की इंटर्नशिप करते हैं, क्यों? ग्रेजुएशन करने के बाद इतनी ज्यादा जॉबलेसनेस क्यों है? पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं? उनके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है? इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज से ड्रॉप आउट होते हैं, अपनी फीसेस पे नहीं कर पाते, या फिर स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, या फिर और मसले फेस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों? पाकिस्तान का जो अभी भी अगर आप हायर एजुकेशन का सिस्टम देखें तो उसमें आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है, 1995 की किताबें पढ़ाई जाती हैं। वाई? बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो ये आपने सवाल पोस्ट कर दिए, अब इन सवालों का जवाब भी देना है। कितने सवाल पोस्ट करेंगे ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा था। कितने सवाल पोस्ट करने हैं? 3-4 सवाल पोस्ट करके उसके बाद आप टॉपिक पे आ जाएं, आगे आप उसको फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें। हालांकि हम पूरे इंट्रोडक्शन में सवाल ही पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो पोस्ट नहीं करने हैं ना, जवाब भी देने हैं। तो 3-4 सवाल पोस्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ये जो सवाल हमने पोस्ट किए हैं उनका जवाब हमने बॉडी पैराग्राफ्स में देना है, लाजमी देना है, उनको एक्सप्लेन हमने लाजमी करना है। तो एक तरीका आपके पास ये है स्टार्ट करने का, इंट्रोडक्शन। आज ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि कराची यूनिवर्सिटी के रोड पे एक गाड़ी में जो है फादर एंड सन जा रहे थे, और दो बाइक्स पे लोग आ गए और उनसे स्नैचिंग की, और रेजिस्टेंस शो करने पे वो जो लड़का था उसको मार दिया। यस, ये बेरोजगारी का धब्बा। देखें, हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनेगा। हमें तो आगे पता ही नहीं है कि बस इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक हम तो यही सुनते हैं, इंजीनियर भी कौन सा, सिविल इंजीनियर। फिर सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कहते हैं ठेकेदार। ठेकेदार ही होना था तो ऐसे ही बन जाते, डिग्री की क्या जरूरत थी? और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है भाई? एसडीओ बनना है, इसलिए बस एसडीओ बनेंगे या फिर ठेकेदार बनेंगे, यही पता है। सो पोजिंग क्वेश्चंस इज वन ऑफ द वेज जिससे आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से तरीके हैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के? इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि व्हाट इज योर स्टाइल। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्टाइल। आपका स्टाइल कौन सा है?
आपका राइटिंग स्टाइल कौन सा है, आप उसको फॉलो करेंगे। आपका स्टाइल थीसिस स्टेटमेंट वाला है तो आप उसको फॉलो करें, आपका प्रीमाइस का है तो उसको फॉलो करें, कोटेशन का है तो उसको फॉलो करें, क्वेश्चन वाला है तो उसको फॉलो करें। अभी पैराडॉक्स को भी देखेंगे। आपने अपने स्टाइल को फॉलो करना है। रिपोर्ट्स के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसके साथ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम पैराडॉक्स पे। व्हाट इज पैराडॉक्स? एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्स का मतलब ये है कि एक आपकी चीज दूसरी चीज के साथ अलाइन में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, जनरली इकोनॉमी के अंदर ये होता है कि जब आपकी जीडीपी राइज करती है तो उसके साथ इन्फ्लेशन भी राइज करता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जीडीपी नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। दिस इज पैराडॉक्स। दूसरा पैराडॉक्स, आपकी जीडीपी मुल्क की ऊपर जा रही है, गुर्बत भी ऊपर जा रही है। होना क्या चाहिए था? जब आपकी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है तो पॉवर्टी को तो नीचे जाना चाहिए था। सो इट इज पैराडॉक्स। यूनिवर्सिटी में हर साल इतने लोग एनरोल होते हैं लेकिन 70% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इट्स अ पैराडॉक्स। इतने ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं लेकिन उनमें से जॉब कितने लोगों को मिलती है? इट्स अ पैराडॉक्स। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी देके बताता हूँ कि पैराडॉक्स हम किसको कहते हैं। आप दो सिचुएशंस को कंपेयर करके बता रहे होते हो, आप क्रिटिकल होते हैं इस चीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसकी जीडीपी कंटिन्यूज टू राइज। जेनिथ पे कंट्री की जीडीपी पहुंच चुकी है, डेस्पाइट द फैक्ट 24% of the population continues to be the victim of absolute poverty. It is your paradox. समझ रहे हैं पैराडॉक्स हम किसको कहते हैं? जब एक चीज आपकी ऊपर जा रही है तो उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज भी बेहतर होनी चाहिए थी लेकिन वो उल्टा हो रहा है, तो ये आपको, इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स है। अगेन, जैसे अयूब खान के पीरियड पे गोल्डन एरा हम उसको कहते हैं, जिसमें इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें होती हैं, जीडीपी राइज कर रही होती है। इट्स अ पैराडॉक्स के उसकी वजह से इनइक्वालिटी आ गई एंड देयर वाज राइज ऑफ 22 फैमिलीज जिनके पास ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज आ चुके थे। पॉवर्टी और ये चीजें ज्यादा इंक्रीज हो गई। इट्स पैराडॉक्स। तो आप इस पैराडॉक्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना ऐसे। कुछ पैराडॉक्सेस आपने पहले से ही बनाने होंगे ताकि एग्जाम हॉल में पैराडॉक्स बनाने के लिए सोचना नहीं पड़े इतना ज्यादा, अदरवाइज सोचते रहेंगे टाइम निकल जाएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो इस चीज को आप विटनेस भी करेंगे खुद से। मैं चाहता हूँ कि विटनेस आप नहीं करें तो बेहतर है। वो ये है मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। आपको पता नहीं होता कि कितना टाइम इंट्रोडक्शन को देना है, कितना आउटलाइन को देना है, कितना टाइम एक्चुअल में मुझे लगता है एक ऐसे लिखने के अंदर। और 3 आवर्स हमारे कैसे निकल जाते हैं जब हम ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देयरफॉर ट्राई टू गिव मैक्सिमम टेस्ट पेपर्स, मैक्सिमम एग्जाम्स, जितने ज्यादा हो सकते हैं वो आप दें। देखिए, अभी अगर आप थोड़ी सी एफर्ट पुट करते हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव टेस्ट पेपर्स। टेस्ट देना सबसे मुश्किल काम है, मैं तो कहूंगा दुनिया में सबसे मुश्किल काम सीसीएस एस्पायरेंट के लिए इम्तिहान में लिखना है। लेकिन इसके बगैर इम्तिहान आपका पास भी नहीं हो सकता। इस चीज से आप डरते रहेंगे, फियर करते रहेंगे, या एक्स वाई जेड एक्सक्यूजेस आप देते रहेंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? एक पूरा हम कह सकते हैं कि 1.5 से 2 इयर्स। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये जो टेस्ट आप नहीं देंगे या फिर मॉक पेपर्स नहीं देते, एवेल्यूशन नहीं करवाते, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आपको तकलीफ थोड़े टाइम के लिए होगी, खुद पे आप रिस्ट्रेन करें खुद को इस हवाले से, लेकिन एट द सेम टाइम कभी भी इसको स्किप नहीं करें। आप पुश करें खुद को। अभी आप एफर्ट करेंगे तो आपके 2 साल बच जाएंगे। अदरवाइज
अगेन मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई ये जो क्लासेस हमारी हो रही हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, लेकिन जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तब तक चीजें नहीं होंगी। जब तक आप 3 घंटे बैठ के एक ऐसे अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि 3 घंटे में कितना मैं लिख सकता हूँ और 3 घंटे में मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। एग्जाम हॉल में जब आप होंगे उस टाइम पे जब आप लास्ट चैलेंज लिख रहे होंगे और चैलेंज के बाद आपके सॉल्यूशंस आने वाले होंगे और एग्जामिनर आके बोलेगा लास्ट 30 मिनट्स आर रिमेनिंग, और आपने नीचे जो आउटलाइन में है वो आपने तकरीबन 6 सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं और अभी तक आप चैलेंज में फंसे हुए हैं, तो यहाँ से अब आप जंप करेंगे। फिर जल्दी जल्दी में आप बड़ी मुश्किल से इन सॉल्यूशंस को लिख ही पाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप 2-3 सॉल्यूशंस स्किप कर दोगे और आप कंक्लूजन लिखोगे। ऐसे पास नहीं होगा। ऐसे में जो स्ट्रक्चर है वो आपका लाजमी चेक किया जाता है। टाइम मैनेजमेंट तो आपकी चेक की ही जाती है। एग्जामिनर यही देख रहा होता है कि लास्ट तक जाते जाते एस्पायरेंट कहाँ पहुंचा, क्या टाइम मैनेज कर पाया, राइटिंग में क्या तब्दीली आई इसकी, पहले फास्ट था फिर स्लो हो गया, या फिर पहले स्लो था फिर फास्ट हो गया, या फिर कंपोज्ड था, टाइम प्रॉपरली मैनेज किया है उसने। लास्ट लास्ट में जो है इन्होंने दो दो सेंटेंसेस के पैराग्राफ्स तो नहीं बनाए, इट्स अ ब्लंडर। टाइम नहीं होता तो हम क्या करते हैं 2 सेंटेंसेस के पैराग्राफ बना देते हैं। 2 सेंटेंसेस पैराग्राफ नहीं होता, पैराग्राफ के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं उनको भी हम सीखेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये गलतियां नहीं करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप वो क्वेश्चन टाइप कर लें। आज की क्लास को फिर हम यहीं पर ही एंड करते हैं। कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लें। राइटिंग प्रैक्टिस आप करें। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक इम्पोर्टेंट काम करना है। वो कौन सा काम करना है आपने? 2 चीजें करनी है आपने। पहली चीज ये कि 2000 से लेके 2000 टू 2021 तक के पेपर्स आप प्रिंट आउट करके अपने पास रखें। प्रिंट आउट करने के बाद आप हाइलाइटर्स लें एटलीस्ट 3 कलर्स के। एक आप वो वाले एसेज अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे जो कि कोटेशंस हैं या फिर जो लिटरेरी एसेज हैं। एक एसेज आप वो हाईलाइट करेंगे जो कि ओपन एंडेड हैं, और एक एसेज आप वो हाईलाइट करेंगे जो कि क्लोज एंडेड हैं। उसके बाद 2018 का क्वेश्चन पेपर आपने लेना है। उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी एसेज हैं उनमें से ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, लिटरेरी जो भी एसेज हैं, सारे एसेज 10 एसेज हैं। 10 एसेज के आप थीसिस स्टेटमेंट बनाओगे। 10 टॉपिक्स की थीसिस स्टेटमेंट आप बनाओगे। कल क्लास में मैं आपसे रेंडमली पूछूंगा और आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और आप वहीं पर उस टॉपिक की थीसिस स्टेटमेंट बनाओगे। लिखा जाएगा, इंशाल्लाह लिखेंगे, कोशिश करेंगे तो लिख लेंगे हम लोग। तो आपको असाइनमेंट समझ आ गया कि हाईलाइट करेंगे आप ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड लिटरेरी टॉपिक्स को, और उसके अलावा 2018 का जो ऐसे का पेपर है उसके थीसिस स्टेटमेंट्स आप बनाओगे, और कल की क्लास में मैं आपसे थीसिस स्टेटमेंट क्लास में बनवाऊंगा। इसी नोट के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।